नमस्कार मित्रों। इस वक्त हमारा देश इन दिनों में जिस दौर से गुज़र रहा है, ये कहा जाता है कि ये अनिश्चय का, अविश्वास का, आरोप प्रत्यारोप और कीचड़ फेंक प्रतियोगिता का समय है, कालखंड है। और इस कालखंड को हम लोग देख रहे हैं असहाय भाव से, और इसमें हमारा कोई भी दखल जो है वो संभव नहीं है। फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आता कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मित्रों ये महसूस की जाती है कि जिस तरह के आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है, उसके मुताबिक तो ये है कि आप कभी भी न्याय की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। न्याय को आप छन कर बाहर आने के लिए पूरा समय देने को भी तैयार नहीं हैं। आज की स्थिति ये है कि अगर आपके पास 4 पीछे चलने वाले प्रदर्शनकारी हैं तो आप किसी भी आरोप का सामना करने के लिए न्यायपालिका पर एक दबाव भी बना सकते हैं। तो ये स्थिति जो है, ये मित्रों स्थिति अच्छी नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए। ऐसी स्थिति जो मॉबोक्रेसी के नाम से अर्थात भीड़ तंत्र के नाम से जानी जाती है, ये स्थितियां कभी अच्छी नहीं होती और लोकतंत्र को वो कमज़ोर करती हैं। दूसरी जो चिंता का विषय इसमें ये बन रहा है कि जो मीडिया है, आने वाले दिनों में भी और वर्तमान में भी मीडिया इतना बेबस लगता है कि जैसे छटपटा रहा है कुछ भी कहने को। उसके पास सिवाय तटस्थ रहने के और कोई चारा नहीं है। या तटस्थता रहे और या फिर एक पक्ष लिया जाए और या फिर विपक्ष के साथ चला जाए। तो ये बीच का जो रास्ता है वो लगभग समाप्त हो चुका है। दिनकर जी की एक बात बड़ी सशक्त थी इस मामले में कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। अब सवाल ये है कि अगर आप तटस्थ रहते हैं तो फिर भी आप अपराधी हैं, लेकिन आप कोई पक्ष लेते हैं तो ये भी लाजिम है, ये भी निश्चित है कि आरोप आप पर चस्पा होंगे और पक्षपात का ही आरोप लगेगा। यदि आप मोदी जी के समर्थक हैं तो गोदी मीडिया कह दिया जाता है, यदि आप विरोधी हैं तो ये और एक प्रकार से शहरी नक्सल या कुछ ऐसी विश्लेषण आपके साथ चस्पा हो जाता है। मतलब यह है कि आप तटस्थ तो रहने दीजिए, लेकिन पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कुछ लिखना, कुछ रिपोर्ट करना, ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और मित्रों सबसे बड़ी तकलीफ़देह बात है कि जब हम आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू करते हैं तब हम ये भी नहीं सोचते कि हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री को किस रूप में, किस विद्रूपता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप, किसी भी एक शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप कभी रावण कहेंगे, कभी रक्त सने हाथों वाला करार दे देंगे, कभी राक्षस कह देंगे, तो आप क्या ये अपेक्षा करते हैं कि वह व्यक्ति इन सारे आरोपों को शांतिपूर्वक ढंग से, बिल्कुल आराम से, संतुष्टि के भाव से उनको ऐसे ही स्वीकार कर लेगा? ये संभव नहीं है। और जब प्रतिक्रिया आएगी तो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से और भी तीखी आएगी। और मित्रों याद रखिए, बात छोटी सी थी, 1975 की बात थी जब ये दुष्यंत ने कहा था कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फरार। तो ये स्थिति मित्रों किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी स्वस्थ तंत्र के लिए ये अच्छी नहीं है। जहाँ तक राजनीति में ईमानदार लोगों की परंपरा है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं हुए या हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री भी हुए, जिनको 2000 रुपया संसदीय चुनाव के लिए पार्टी देती थी तो 2000 में से वो 800 जमा कराते थे वापस, कि मेरे से ज़्यादा खर्च ही नहीं हो पाए। ऐसे भी ईमानदार लोग थे और इसी प्रकार से उनका बैंक बैलेंस आज भी सुरक्षित रखा हुआ है उनकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी, क्योंकि उसमें 686 रुपये या 680 रुपये जमा हैं।
ये उनकी जमा पूंजी थी बैंक की, इसके अलावा कुछ नहीं। एक गाड़ी थी जो लोन पर ली गई थी, और लोन पर ली गई गाड़ी की किस्तें भी पूरी चुकाई नहीं जा पाई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं मित्रों। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह बेशक भले ही कमज़ोर रहे हों, लेकिन दामन उनका भी बड़ा साफ रहा है व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से। और बहुत सारी मिसालें आई जिन्होंने ज़िंदगी बड़ी सादगी से काट दी, जिन्होंने अपने दामन पर कभी दाग नहीं लगने दिया। ऐसे लोगों में सभी दलों के लोग थे। ज्योति बासु भी उन्हीं लोगों में आते हैं, A.K. एंटनी भी उन्हीं लोगों में आते हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो बहुत सारे सभी दलों में ऐसे लोग, दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सभी लोग उसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने कभी भी अपने दामन पर दाग नहीं लगने दिया। और जाते जाते एक बात याद कराना चाहता हूँ, वो सिर्फ ये है कि आपको मैं भक्ति काल की ओर ले जाना चाहता हूँ, जब सूरदास कृष्ण मार्गी थे, तुलसी राम मार्गी थे, कबीर बिल्कुल निर्गुण पंथी थे, वो इन बातों सगुण पंथी थे ही नहीं। और इसी प्रकार से नानक एक ओंकार की बात करते थे। ये सभी का कालखंड कमोबेश एक ही कालखंड था। विरोधी धाराओं में अपनी आध्यात्मिक भावनाओं और आध्यात्मिक विचारों का प्रचार करने के बावजूद कभी इनमें टकराव की नौबत नहीं आई। सहिष्णुता सबसे बड़ी बात थी। तुलसी को जानबूझकर कृष्ण मंदिर में ले जाया जाता है कि अगर कृष्ण के सामने झुकेगा तो ये राम मार्गी नाराज़ हो जाएंगे। और उस वक्त तुलसी के सामने संकट है, राम के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण भी तो कम नहीं हैं। तो वो एक ही दोहा पढ़ते हैं कि का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, कृष्ण की मूर्ति के सामने, कि का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण हो हाथ। किंवदंती है कि मूर्ति ने धनुष बाण पहन लिया, ये बात अलग है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि छवि उनको कृष्ण की भी मनोहारी लगी। इसके साथ साथ उन्होंने अपना विनम्र आग्रह अपने इष्ट से भी कर दिया। ये बातें इस तरह से तो चल सकती हैं कि जहाँ पारस्परिक सहिष्णुता का माहौल हो, आप अपनी बात कहें, दूसरे की सुने, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप सिर्फ अपनी ही बात सुनाना चाहें, दूसरे की कतई नहीं सुनना चाहें, तो किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी राजनीति में ये मुमकिन नहीं होता। धन्यवाद।